हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर 5 लेके आए हैं और इसमें अपन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की जो काइनेटिक्स होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है वहां से अपन वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, केमिकल काइनेटिक्स जो है हमारा चैप्टर चल रहा है। तो अगर अपन बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, और वी कैन से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो हेडिंग लगा लें आप जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब ऐसे रिएक्शंस जिनका जो रेट है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी रिएक्शन की जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, सपोज करो ये रिएक्शन है हमारे पास, ए से बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, 99% केसेस में इसी टाइप की रिएक्शंस जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं जिसमें ए कोई रिएक्टेंट होता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। 1% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई दूसरे टाइप की जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपन को सिर्फ ये इस टाइप की जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखनी है जिसमें कोई ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ए रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ए रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन में ए की जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है, बट उससे रेट पे कोई चेंज नहीं आता है। उससे रेट पे कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम रेट लॉ जब लिखेंगे इस रिएक्शन का तो क्या करेंगे, अपन इस ए को अपन वहां से हटा देंगे। क्लियर है, इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएंगे, अपन जीरो लगाएंगे। तो ऐसी रिएक्शंस जिनका ऑर्डर जीरो होता है उन्हें अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, और रेट ऑफ रिएक्शन टाइम से भी चेंज नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन को टाइम बीतेगा रेट वही रहेगा। कंसंट्रेशन चेंज होगी, रेट वही रहेगा, रिएक्शन एक ही स्पीड से होती रहेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डजंट चेंज बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं दोज रिएक्शंस, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं दोज रिएक्शंस which rate does not change with concentration of reactant and time called zero order reaction। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनका रेट चेंज नहीं हो रहा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही है। भाई जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट तो जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही है। क्लियर है ना, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट चेंज नहीं हो रहा। जनरली अपन क्या कहेंगे, भाई हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में, एक फैक्टर पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कि कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन चेंज होगी रेट चेंज हो जाता है। क्लियर है नहीं, कंसंट्रेशन कम होगी रेट कम हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो चीज़ फॉलो नहीं होती। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। ठीक है ना, ये तो टाइम के साथ कम होती चली जाती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, लेकिन रेट चेंज नहीं होता। ठीक है, और टाइम बढ़ता चला जाता है तो भी रेट चेंज नहीं होता, बात वही है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपन इसको बोलते हैं। क्लियर है। दूसरे तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, those reactions in which rate law does not represent any reactant term। मतलब रेट लॉ में कोई भी रिएक्टेंट टर्म आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उस पर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो उसको लिखेंगे क्यों रेट लॉ में? दिमाग लगाने वाली बात है। ठीक है, चलो तो अपन यहाँ इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए पावर जीरो आएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको नोट डाउन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आर है,
तो रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू क्या हो गया, के ए नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, रेट को लिखने का कोई दूसरा तरीका भी है क्या? हमने कोई दूसरे तरीके से भी रेट लिखा था क्या फर्स्ट वीडियो में? बिल्कुल लिखा था, कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम चेंज। लिखते हैं कि नहीं लिखते? ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू माइनस, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, माइनस 1/1, भाई जो भी होता है उसको नीचे लेके जाते हैं 1 के, माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, माइनस 1/1, और यहाँ लिखेंगे अपन डेल ए अपॉन डेल टी, डेल ए अपॉन डेल टी, इस तरह से। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस रेट देखेंगे तो डी ए अपॉन डी टी लिख लेंगे, एवरेज में डेल लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस में डी लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपन लिख देंगे डी ए अपॉन डी टी, इस तरह से लिख सकते, माइनस 1/1 डी ए अपॉन डी टी। क्लियर है? चलो, ये भी रेट है और ये भी रेट है। ओके, क्लियर है? तो अब देखो, इसको तो अपन क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, क्योंकि ए नॉट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के, सिंस ए नॉट जो होगा वो तो 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर पर पावर 0 आती है तो 1 होता है वो। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, अब इक्वेट करेंगे, इक्वेट कर दो, इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर दो। ठीक है, क्योंकि LHS इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, के इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्लियर है? क्लियर है नहीं? तो यहाँ से लिख सकते हैं डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, क्या लिख सकते हैं, डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, अब देखो अपन क्या कर लेते हैं, माइनस के डी टी, अब यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन लिख देते हैं, क्या लिख कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो जब इसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो ये आ जाएगा डी ए इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी टी, इस तरह से कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो लिमिट्स रखेंगे यहाँ पर, लिमिट्स इंटीग्रेशन में, तो लिमिट्स कैसे रखेंगे अपन, देखो इनिशियली अपन लिख देते हैं इस रिएक्शन में, इनिशियली, ये इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान लेते हैं, ए नॉट, तो इसकी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और एट टी टाइम, टी टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए, क्या हो जाएगी बोलो, ओ, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ए नॉट तो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, और ए क्या है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, टी टाइम के बाद जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन, टी टाइम के बाद जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन ए हो जाएगी, या रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है भाई, जैसे मान लो इनिशियल 100 मोल्स थे ए के, ठीक है, तो उसको ए नॉट बोल रहे हैं अपन, उसके बाद 5 मोल उसके कम हो गए, तो जो बचे हुए हैं वो क्या है, 95, यानी वो ए है टी टाइम पर, कुछ समय बाद 5 मोल कम हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो वो वाली बात है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन लिमिट क्या लिख, अच्छा जब यहाँ पर ए नॉट हम इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो टाइम क्या है भाई, ए नॉट पे टाइम क्या है, टी। ठीक है, और मतलब टी इक्वल टू 0 है, और ए पर क्या है, टी इक्वल टू टी है। भाई जब कंसंट्रेशन इनिशियल है तो टाइम 0, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, पूरा ए ही है। ठीक है, और कुछ समय बाद ये कुछ टूटने लगता है ए नॉट, ठीक है, मतलब जो रिएक्टेंट है वो कम होने लगता है, तो बाद में टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन आती है उस पर टाइम टी आ जाएगा अपना। क्लियर है नहीं है? तो यहाँ पर जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी हमारे पास, यहाँ लिमिट लगेगी ए नॉट से ए डी ए। ठीक है, और यहाँ लिमिट क्या लगेगी, यहाँ लिमिट लगेगी हमारी टी इक्वल टू 0 से टी, या टी इक्वल टू टी। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं 0 से टी, क्या कहेंगे अपन, 0 से टी। क्लियर है? चलो अब इसको आगे सॉल्व कर लो, डी टी। ठीक है, तो डी ए का क्या हो जाएगा, ए, लिमिट्स रख जाएंगे ए नॉट यहाँ पे और ये ए। क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे, माइनस के, और यहाँ हो जाएगा डी टी का टी हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से टी। सॉल्व करो इसको, तो इसको लिखेंगे ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। क्लियर है? क्लियर है बोलो? ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है ना, ए समझ गए ना, ए क्या है, ए नॉट क्या है, के क्या है और टी क्या है। ठीक है,
ए नॉट क्या है बताओ, तो ए नॉट यहाँ पर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए क्या है, टी टाइम कंसंट्रेशन, टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टी टाइम पर या अवेलेबल, यानी जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो, ठीक है, क्योंकि कुछ तो कम हो गया होगा ना रिएक्टेंट। और के क्या है, रेट कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट भी अपन को पता है, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स से लिख सकते हैं, ठीक है। और टी क्या है यहाँ पे, टाइम, टी क्या है यहाँ पे, टाइम। क्लियर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 लिख ले, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, इस इक्वेशन को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन से मिली है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, नोट कर लिया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखो आगे अपन को ये देखना है इसमें कि ग्राफ किस तरह से बनाए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से देखो, देखो अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन को अपन यहां लिख देते हैं, a = a0 - kt, a = a0 - kt। ओके, क्लियर है। चलो अब अपन क्या करते हैं, देखो अपन को सपोज करो पहला ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। अपन को ग्राफ बनाना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए वर्सेस टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए वर्सेस टाइम, मतलब रिएक्टेंट जो है ए, उसकी कंसंट्रेशन को टाइम के साथ अपन लेंगे। अब सीधी सी बात है, सोचो खुद से, जैसे जैसे रिएक्शन बीतेगी वैसे वैसे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा आगे, और टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्लियर है, तो किस टाइप का ग्राफ आना चाहिए, देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, a = -kt + a0, ये y = mx + c के अकॉर्डिंग है, ठीक है। देखो इस तरह लिख सकते हैं इसको, y = mx + c के अकॉर्डिंग है। y क्या हो जाए यहाँ पर, y एक्सिस पर वैल्यू a लेंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे, ये स्लोप हो जाएगा -k के इक्वल, x एक्सिस पर टाइम लेना है और इंटरसेप्ट हो जाएगा a0। a0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो स्लोप हमारा इंटरसेप्ट होगा। क्लियर है, क्लियर है नहीं, स्लोप जो होगा रिएक्शन का वो स्मॉल m होगा और वो -k के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा अब अपन देखो ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। यहाँ पर अपन क्या लेंगे, देखो a लेंगे y एक्सिस पर, यहाँ पर क्या लेंगे अपन, t लेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप के साथ, नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ इस तरीके का है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर है, क्लियर है नहीं है। और जो स्लोप होगा वो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल स्लोप होगा, ठीक है नहीं, ये क्या होगा, tan θ, ये क्या होगा हमारा स्लोप, क्या होगा हमारा स्लोप, ये अपन Δy/Δx भी इसको कहते हैं, सब पढ़ रखा है आपने, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अच्छा ये क्या है यहाँ पर, इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, बोलो, इस पॉइंट पर हमें मिलेगा a0, इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा हमारा, इंटरसेप्ट c हो जाएगा ना। इंटरसेप्ट c किसके इक्वल है, a0 के इक्वल है, ठीक है ना भाई। ये इस 0 पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो कंसंट्रेशन है, ये कौन सी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। उसके बाद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी भाई, t = 0, ये t = 0 हो जाएगा इस पर। इसके बाद में किसी भी टाइम पर देख लो जो कंसंट्रेशन आएगी रिएक्टेंट की, वो इनिशियल से कम आ रही है। यही इस वाली इक्वेशन से भी यही पता चल रहा है, जो कंसंट्रेशन आ रही है रिएक्टेंट की वो इनिशियल से कुछ -kt, यानी kt कम हो जाएगी ना, यानी ये कम होती चली जाएगी। जहाँ के क्या स्लोप है, स्लोप क्या है, नेगेटिव में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बोल दे कि जो एंगल है यहाँ पर, ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये 45 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना दे दे, सपोज करो 45, ठीक है। अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला कितना बचा, ये बचा 135, ठीक है। तो tan 135 कितना हो जाएगा,
-1 हो जाएगा तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा tan 135, क्लियर है ना। और स्लोप किसके इक्वल है, माइनस के, तो माइनस tan 135 -1 इक्वल टू माइनस के, तो के इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी 1 आएगा स्लोप, क्या आएगा बोलो 1। इस तरीके के क्वेश्चंस दे देता है वो, ठीक है। तो आपके दिमाग ये लगाना है कि ये वाला आपको एंगल लेना है स्लोप में tan थीटा में, और ये एंगल आपको डिफाइंड होगा 180 में सब्सट्रैक्ट करके ये मिल जाएगा आपको। इस तरह से अपन देख सकते हैं। तो ये ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए वर्सेस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए वर्सेस टाइम ग्राफ। नोट कर लो इस ग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। चलो एक ग्राफ अपन और बना सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ भी अपन बना सकते हैं। इधर बना के दिखा देता हूं, बहुत सिंपल है। देखो देखो सेकंड ग्राफ हम बना सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या मानेंगे, वो अपन एक्स मान लेते हैं। कैसे समझाता हूं, वर्सेस टाइम ग्राफ, वर्सेस टाइम ग्राफ। खुद से सोचने वाली बात है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, रिएक्टेंट की घटेगी। रिएक्टेंट की घटेगी तो ग्राफ इस टाइप का आएगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर जाएगी, क्लियर है ना। तो ग्राफ कैसा आएगा भाई, इंक्रीज करेगी दैट मीन स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, या डिक्रीज करेगी तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स वर्सेस टाइम टी ग्राफ कैसे निकालेंगे। एक्स तो इक्वेशन में दिख भी नहीं रहा कहीं पे, ठीक है। तो देखो सपोज करो ये हमारी इक्वेशन हो रही है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है पी, ठीक है। इनिशियली मैं लिख देता हूँ इनिशियली, या इनिशियल में क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट, तो यहाँ 0 है। एट टी टाइम, टी टाइम पर क्या होगा, कुछ कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाएगी, क्लियर। सपोज करते हैं वो कितनी कम हुई, एक्स, तो यहाँ पर कितनी बची, यहाँ पर बची ए नॉट माइनस एक्स, इसको अपन ए बोल रहे हैं ना भाई। यहाँ पर अगर कुछ कंसंट्रेशन ए की कम हो जाएगी, ठीक है, तो उतनी पी प्रोडक्ट बन जाएगा। जितना प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे कह दो जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना इसमें से कम होगा इनिशियल में से, तो इनिशियल माइनस एक्स हो जाएगी। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, टी टाइम पर कंसंट्रेशन ए, या बची हुई कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ए, क्लियर है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स, क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। क्या कर सकते हैं हम इस इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। हम ए की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है। सो ठीक है, ए इक्वल टू, जो इक्वेशन ये होगी, सो ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इसमें अपन क्या लिखेंगे, ए की जगह ए नॉट माइनस एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ए नॉट से ए नॉट अपन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, के टी इक्वल टू एक्स, या एक्स इक्वल टू के टी। क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू के टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक्स इक्वल टू के टी। एक्स क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, एक्स क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब हमें ग्राफ क्या बनाना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स वर्सेस टाइम टी ग्राफ बनाना है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या किसके इक्वल कर दो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के इक्वल कर दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू के टी प्लस 0 आएगा, क्योंकि c तो कुछ है ही नहीं ना, यानी इंटरसेप्ट नहीं है। और जब इंटरसेप्ट नहीं होता स्ट्रेट लाइन ग्राफ में, तो हमेशा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 पॉइंट से या ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस पर टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ इस तरीके का आ जाएगा कि नहीं, बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स, एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, टाइम। तो जैसे टाइम t इक्वल टू 0 था, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या थी, 0 थी ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और जैसे टाइम बढ़ने लगा, इस तरीके का ग्राफ है। तो ये ग्राफ है x वर्सेस t, ये ग्राफ है a वर्सेस t। और a क्या होता है, a होता है a नॉट माइनस एक्स, इनिशियल माइनस एक्स, और x क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। और tan थीटा हमारा ये वाला एंगल हो, और स्लोप यहाँ पर किसके इक्वल होगा, बताओ, स्लोप m ये किसके इक्वल होगा, हमारा k के इक्वल होगा, प्लस में k। देखो जब वही रिएक्शन है, ऑर्डर वही है, तो स्लोप तो सेम के ही आएगा, बस फर्क किसका रहेगा, साइन का। यहाँ गिरता हुआ आएगा माइनस में, और यहाँ बढ़ता हुआ आएगा प्लस में, वैल्यू चेंज नहीं होगी स्लोप की, क्योंकि रिएक्शन वही है, 0 ऑर्डर की। क्लियर है, 2 ग्राफ क्लियर हो गए, ठीक है। अब 2 ग्राफ और देख लेते हैं, ठीक है, 4 ग्राफ हो जाएंगे, फिर एक हाफ लाइफ का ग्राफ और रह जाएगा, टोटल 5 ग्राफ देखने हैं अपनी, ठीक है। देखो दो बाकी के 2, तीसरा ग्राफ कौन सा है भाई, तीसरा ग्राफ हमसे ये कहेगा
रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए। इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे, देखो देखो अपन को पता है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसका रेट हम कैसे लिख रहे हैं, रेट यानी स्मॉल आर, ये कैसे लिख रहे हैं, के ए की पावर 0, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट के हो जाएगा ना, बिकॉज ए की पावर 0 तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ना, तो ये तो हट जाएगा, तो रेट हो जाएगा के इक्वल। क्लियर है। तो अगर ऐसे में हम इस ए को यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं, ठीक है, और रेट को हम वाई एक्सिस पर ले लेते हैं, रेट को, तो रेट क्या आना है, रेट है नहीं स्मॉल आर, ये कांस्टेंट आना है, मतलब इस तरीके का ग्राफ है। और ए क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो कंटिन्यूसली क्या हो रही है बोलो, चेंज होगी ना। अरे जैसे जैसे रिएक्शन होती चली जाएगी ए की कंसंट्रेशन तो कम, मतलब चेंज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, लेकिन रेट जो है, रेट वो ऐसा कैसा रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। ऐसी एक ग्राफ हम खींच सकते हैं, रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम, ठीक है। तो रेट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे खींचेंगे, ठीक है। रेट वर्सेस टाइम में अपन को क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, सिंपल सा ग्राफ है ऐसे ही, यहाँ रेट ले लेंगे वाई एक्सिस पर, यहाँ रेट ले लेंगे और यहाँ टाइम ले लेंगे। एक बात बताओ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ए भी चेंज होगा, और ए चेंज होने से रेट चेंज नहीं हो रहा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्शन बीतती चली जाएगी, और रिएक्शन बीतती चली जाएगी तो रेट चेंज नहीं होगा, यही तो जीरो ऑर्डर है, तो सेम आएगा। तो ये आपके ये फोर्थ है, 1 2 ये थर्ड है, ये फोर्थ है। 4 टाइप के ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपना हाफ लाइफ का ग्राफ और आता है, वो मैं आपको भी बना के दिखाऊंगा। ये वाले ग्राफ और नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलो क्लियर है। अब अपन देखते हैं हाफ लाइफ क्या होता है, किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है, फिर वहां से अपन कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें। हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है, और अपन कह सकते हैं फुल लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, क्वार्टर लाइफ टाइम क्या होता है। क्लियर, इस तरीके की चीजें बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। हाफ लाइफ टाइम देखो, फर्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी है वो सुन लो, वो पढ़ी है अपन ने अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद सेकंड हम पढ़ रहे, हमने ग्राफ्स देखे इससे रिलेटेड, ग्राफ्स कितने ग्राफ देखे 4, और थर्ड हम देख रहे हैं हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ लाइफ टाइम, जो थर्ड चीज हम देख रहे हैं, ठीक है। ठीक, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, तो जो ध्यान से सुनो, द टाइम इन विच reaction complete 50%, the time in which reaction complete 50% called t half। इसको t half भी बोलते, हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है t लिख के और हाफ लिख दो, या t 50% भी बोल सकते हैं इसको, t हाफ या t 50%, या इसको HLT भी बोल सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%, रिएक्शन को 50% हो गया कंप्लीट हुए, तो जो टाइम लगा उसको कंप्लीट होने में, 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगा उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसका फॉर्मूला क्या है और किस तरह से इसको अपन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है हाफ लाइफ टाइम का, क्लियर है। तो अपन को जो फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से अपन को पता है जो ए होगा वो होगा ए नॉट माइनस के टी, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसी से अपन इस पर अपन कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखो एट हाफ लाइफ, जब हाफ लाइफ की बात कर रहे होंगे हम, तो एट हाफ लाइफ अपन क्या कहेंगे, टी को क्या लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे, बोलो टाइम कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन होगी, देखो अब रिएक्शन अगर हाफ कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो जो ए है यहाँ पर ए, वो कितना हो गया बताओ, इनिशियल का हाफ नहीं होगा वो भाई, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो ए नॉट है, क्लियर है ना। अब रिएक्शन को क्या हाफ हो गया, मतलब रिएक्शन को 50% हो गया कंप्लीट हुए, तो 50% में अब जो इनिशियल कंसंट्रेशन बचेगी वो भी आधी रह जाएगी, तो बची हुई कंसंट्रेशन यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन ए है, तो ए क्या होगी, ए नॉट बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। बची हुई कंसंट्रेशन ए क्या होगी यहाँ पर, ए नॉट बाई 2 होगी,
इनिशियल की आधी होगी। तो इन दोनों को अपन फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन वन से हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बाई टू, ए को क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बाई टू इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लो। ए नॉट को इधर भेजो तो ये क्या बच जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। एक काम करो, इसको इधर ले आओ, के टी हाफ इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। कोई प्रॉब्लम? तो ये हो जाएगा के टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू। क्लियर है? तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, टी हाफ इक्वल टू होगा ए नॉट अपॉन टू के। टी हाफ क्या होगा, ए नॉट अपॉन टू के। ये है हमारा हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस टाइप की जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, इस टाइप की जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रही है उनके लिए, और ये 99% होती हैं ऐसी, उनके लिए ये हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ टाइम है। हाफ लाइफ टाइम टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के। और इस इक्वेशन को देखने से एक चीज़ और हमें पता चल रही है कि जो हाफ लाइफ टाइम है टी हाफ, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनिशियल कंसंट्रेशन की। तो अपनी ग्राफ ड्रॉप कर सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं, एक और ये फिफ्थ, ये ग्राफ नंबर होगा फिफ्थ। 4 ग्राफ तो पहले बना चुके हैं। कौन सा ग्राफ बना सकते हैं, टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ टाइम के बीच में। कैसे? देखो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको मैं इधर लिख देता हूँ वापस से। इक्वेशन है टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के। क्लियर है? क्लियर है नहीं बोलो? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन टू के इंटू ए नॉट प्लस जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी y इक्वल टू एम एच प्लस सी। मतलब हम टी हाफ को y एक्सिस पर ले लें, टी हाफ को कहाँ ले लें, y एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर हम ए नॉट ले लें, तो स्लोप क्या होगा 1 अपॉन टू के, और इंटरसेप्ट होगी नहीं। मतलब ग्राफ इस तरीके का मिलेगा, बहुत सिंपल सा। यहाँ हम क्या ले लेते हैं, टी हाफ यानी हाफ लाइफ ले लेते हैं, और यहाँ हम क्या ले लेते हैं, हमारा 1 ये ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे वैसे वैसे हाफ लाइफ ज़्यादा आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये ग्राफ इस तरीके का है। और जो स्लोप आएगा, ठीक है, स्लोप वो कितना आएगा, 1 अपॉन टू के। यानी स्लोप की वैल्यू पता है, उस स्लोप को 2 से मल्टीप्लाई करो और के को उल्टा कर दो तो के मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आप इस तरीके का ग्राफ बना सकते हो। देखो सोचने वाली बात है, अगर मान लो आपने इनिशियली किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन 50 लिए, तो उसको आधा होने में 5 मिनट लग रहे हैं, यानी 25 होने में। अब अगर उसी रिएक्शन में आप उसकी कंसंट्रेशन 100 ले लेंगे, कितना लेंगे, 100, तो उसको आधा होने में कितना टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा। यानी जैसे जैसे हम इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, उसका हाफ लाइफ भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ आता है। ठीक है, टी हाफ और ए नॉट के बीच में फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नोट कर लो दोनों। चलो तो अब बात करते हैं फुल लाइफ टाइम की। तो फुल लाइफ टाइम क्या होता है, 100% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो जितना टाइम लगता है रिएक्शन को कंप्लीट होने में 100%, उसको अपन फुल लाइफ टाइम कहते हैं। द टाइम, वी कैन से द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट, इन विच रिएक्शन कंप्लीट 100%, रिएक्शन कंप्लीट 100। कौन सी रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। द टाइम इन विच जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 100%, कॉल्ड 100, यू कैन से फुल लाइफ टाइम। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन, a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी को लगाएंगे। ठीक है, तो अपन कहेंगे एट टी 100%, टी 100% को अपन टी मान लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइम क्या होगा, जो ए होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ए क्या है, बची हुई कंसंट्रेशन। अगर रिएक्शन ही खत्म हो गई तो ए की बची हुई कंसंट्रेशन 0 होगी। ठीक है, यानी ए का कुछ भी नहीं बचेगा, सारा एक्स हो गया, यानी प्रोडक्ट कंप्लीटली प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट दिखाई देगा हमको। यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है,
ठीक है ना, वो एकदम जीरो हो जाएगी। या टी टाइम पर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो जीरो, इनिशियल कंसंट्रेशन तो जीरो नहीं होगी, वो तो कांस्टेंट है। जो टी टाइम पर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की ए वो जीरो होगी, घटते 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 इनिशियल से घटना स्टार्ट होगी, घटते घटते जीरो हो जाएगी 100%। तो ये दोनों कंडीशन अपन यहाँ रखते हैं तो हो जाएगी जीरो इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो अपन लिख देंगे के टी इक्वल टू ए नॉट। क्लियर है? तो हम लिख देंगे टी 100% हो जाएगा, ये टी 100% है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास ए नॉट बाई के। क्लियर है? और अगर आप ध्यान हो टी हाफ क्या होता है? टी हाफ होता है ए नॉट अपॉन 2k। इन दोनों को ध्यान रखो। देखो अब इसका मतलब समझो। देखो सपोज करो एक रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट पी, क्या है? ए से प्रोडक्ट पी। ठीक है, ठीक है, तो मान लो इसके इनिशियली जो मोल है ए के वो 100 है। ठीक है, अब इसको 50% पूरा हो गया, मतलब 50% टाइम उसको लग गया। ठीक है, तो इसके कितने रह जाएंगे? 50 मोल रह जाएंगे। 100 कितने रह जाएंगे? 50 रह जाएंगे। टाइम कितना लगा? सपोज करो टाइम लगा यहाँ पर, जो टाइम लगा वो यहाँ पर कितना लगा? टी हाफ लगेगा ना भाई। इस रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा? टी हाफ। 100 से 50 रह गया। इनिशियल जो मोल थे इसके 100 थे, कि जो टी हाफ पर कितने रह जाए? 50 रह जाए, मतलब रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी है बताओ? टी हाफ की वैल्यू कितनी है? ए नॉट अपॉन 2k, यानी ए नॉट अपॉन 2k टाइम लगेगा इस रिएक्शन को। कितना लगेगा? ए नॉट अपॉन 2k टाइम लगेगी। क्लियर है नहीं? अच्छा, अगर अपन बात करें ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए, कितने कंप्लीट हो जाए? 100%। 100% अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ जीरो बचेगा। ठीक है, और टाइम यहाँ पर कितना लगेगा? ए नॉट अपॉन के। देखो निकाल लिया अपन ने, हाफ फुल लाइफ टाइम ए नॉट अपॉन के लगेगा। कितना लगेगा? ए नॉट अपॉन के। तो मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन को 75% टाइम होने में कितना लगेगा? यानी जब ये रिएक्शन 75% हो जाएगी, भाई 50% यहाँ से यहाँ तक 50% होगी। क्लियर है? और यहाँ से यहाँ तक ये 25% और हो जाए, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 75% हो जाएगी। भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 75% हो जाएगी। इतना होने में इसको कितना टाइम लगेगा? कुल टाइम कितना लगेगा? ठीक है, तो वो अपन देखें कैसे निकलेगा। देखो 50% होने में इतना लग रहा है, 50% होने में इतना लग रहा है, और 100% होने में कितना लग रहा है? ए नॉट अपॉन के लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब दिमाग लगाने वाली बात यह है कि नेक्स्ट 50% होने में कितना लगेगा? भाई 100 से 50 होने में ए नॉट अपॉन 2k टाइम लग रहा है। ठीक है, 50 से फिर नेक्स्ट जो टाइम आएगा हमारा यहाँ पे 100 होने में, ये भी कितना लगेगा? ए नॉट अपॉन 2k लगेगा। क्लियर है नहीं? तो अपन ये देखिए यहाँ से यहाँ तक होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका हाफ लगेगा भाई 75। तो ये यहाँ से यहाँ तक कहीं हो जाएगी ना, यहाँ तक हो जाएगी 75% कंप्लीट। ठीक है, इसका 25 ही तो बचेगा 100 का, तो इसका मतलब 75% कंप्लीट होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 75% कंप्लीट होगी। तो ये अपन निकाल सकते हैं इस तरह से यूज करके। बुक्स में जो मेथड दिया हुआ है वो भी अपन यूज कर सकते हैं। बुक्स में जो एक्चुअल में मेथड दिया हुआ है उसको भी अपन यूज कर सकते हैं, और बुक में जो मेथड दिया रहता है उसको अपन कैसे यूज करेंगे? देखो सपोज करो एक क्वेश्चन है हमारे पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कंप्लीट 2 मिनट, 50% कंप्लीट। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट होने में 2 मिनट लिखती है। देन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन इट बाय 75%। इसको 75% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? भाई अगर इस रिएक्शन को 50% पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट का। क्लियर है? ध्यान से सुनना। तो इसको 75% पूरा होने में कितना टाइम? अब इसके इस आंसर को निकालने के 2 मेथड, दोनों से मैं आपको करके दिखाऊं। मेथड 1 ये डायरेक्ट है, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, यूनिटरी मेथड, जो आपको आपका टाइम बचाएगा, ट्रिक है एक तरह से। ठीक है, और मेथड 2 है फॉर्मूले से, अकॉर्डिंग टू जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उससे। तो पहले आपको मेथड 1 करके दिखाता हूं। देखो बहुत ही सिंपल और स्वीट मेथड है।
इसको नोट कर ही लिया। तो मेथड 1 है हमारे पास यूनिटरी मेथड। देखो तो सबसे पहले मेथड 1 लगाते, ओके। मेथड 1 लगा, देखो रिएक्शन है जीरो ऑर्डर। सपोज करो ये इस तरीके की कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन, यहाँ इसकी सपोज करो इनिशियली 100 है, इसको 50 होने में कितना टाइम लगा भाई? 50% कंप्लीशन हो गया। 50 होने में कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट का। कितना लग रहा है? 2 मिनट का। तो 50 से और अगर अपन 25% जोड़ दें इसमें, तो ये 75, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी कंप्लीट हो जाएगी? बोलो मैं यहाँ से यहाँ तक 75% कंप्लीट हो जाएगी। 50 से मतलब 50 से 75, अगर 100 से 75 हो जाएगा, ठीक है। 100 से 50 और इसके कितने मोल्स रिमेनिंग रह जाए? 25 मोल रिमेनिंग रह जाए। भाई इनिशियली इसके 100 थे ना, 50% पर इसके 50 कम हो गए, 75% पे 75% पे इसके सिर्फ 25 रह जाएंगे, फिर 75 कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। तो 75% पर टाइम कितना लगे वो अपन को निकालना है। क्लियर है नहीं? T75% अपन को निकालना है। T25% कितना है? वो T50% 2 मिनट है, यानी 50% होने में 2 मिनट लगे। तो अगले 25 में, यानी 50 से 25 होने में, 25% होने में कितना टाइम लगेगा? 50 होने में जितना लग रहा है उसका आधा, मतलब 1 मिनट। क्लियर है? कितना लगेगा बोलो? 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? तो ऐड कर देंगे 2 + 1 यानी 3 मिनट आंसर है। यानी इस रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में 3 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर ये पूछता कि 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर कितना आता? बोलो 4 मिनट आता। क्यों? क्योंकि देखो 50% होने में 2 मिनट लग रहे हैं, फिर नेक्स्ट 50% होती तभी तो 100 होती, तो फिर 2 मिनट लग जाते, 2 और 2 टोटल 4 लगते। कितने लगते? 4। तो अगर इंटरवल फिक्स है हमारे पास, इंटरवल अगर फिक्स है, क्लियर है ना, तो टाइम भी सेम लगेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, लेकिन ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर इंटरवल फिक्स है तो टाइम भी फिक्स लगेगा। तो ये तो कौन सा तरीका था? मेथड 1 था। क्लियर है नहीं? मेथड 2 में अपन फॉर्मूला आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो मेथड 1 नोट कर लो। मेथड 2 में 2 इक्वेशंस बना के अपन करेंगे। इसमें इक्वेशन बना के पहले 50% के लिए इक्वेशन बनाएंगे और फिर 75% के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड 2 है, ठीक है ना। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? ठीक है, T½ का फॉर्मूला। अच्छा, टाइम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, नॉर्मल टाइम का। हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो है A = A0 - KT। यही है। इससे अपन एक बार टाइम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं रीअरेंज करके, KT = A0 - A। क्लियर है? तो टाइम हो जाएगा A0 - A/K। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब इसको अपन इस इक्वेशन को 2 जगह लिख लेते हैं, एट T 50% पर, एट T 75%। 50% पर और 75% पर इस इक्वेशन को 2 तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो T 50% पर क्या होगा? A0 क्या हो गया बताओ? तो A क्या होगा? T 50% पर कंसंट्रेशन क्या होगी? A इनिशियल की कितनी होगी? हाफ। इनिशियल की हाफ होगी ना, तो A = A0/2। और T 75% पर कितनी होगी? T 75% मतलब 75% खत्म हो गया, तो कितना बचा? 25% बचा, यानी 1/4 होगी। तो A क्या होगी? कितना बचा? A0 का 1/4 बचा। इसको आप पैसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको निकालना है तो आप कैसे हो? 75/100 करो, इंटू इसको A0 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो T 75% पर जो हमारे पास कंसंट्रेशन बचेगी, किसकी? A की बचेगी, वो कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? 75/100 कर दो, तो प्रोडक्ट की निकल जाएगी। कितनी निकलेगी? 3/4। इतना बन गया वो। लेकिन 3/4 तो प्रोडक्ट है ना, तो रिएक्टेंट कितना बचा? 1/4 बचा। यानी रिएक्टेंट के लिए आपको 25% यहाँ लिखना पड़ेगा, जो बचा हुआ है अपॉन 100, तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो A हमारे पास क्या आ जाएगा? A0/4। A हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो? A0/4, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है A रिएक्टेंट की, वो इनिशियल की बस 1/4 ही रह जाएगी, और जो उसकी 3/4 है वो कंप्लीट, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। इस तरह अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों कंडीशंस की इक्वेशन में रखो, तो इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ बनेगी T½ = यहाँ पर लिख देते हैं T 50%, तो वो भी बेटर है। T 50%, तो T 50% = A0 - A की जगह क्या लिखेंगे? A0/2।
अपॉन के, और यहाँ जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, टी 75% इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 4 अपॉन के, ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इक्वेशन देखो, टी 50% तो हमें पता है कितना है, 2 मिनट है टी 50%, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मिनट में इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 अपॉन के, इसको एक 1 दे देते हैं। ठीक है, टाइम रख के। अब क्या करना है, अब इक्वेशन 2/1 कर दो, डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 को 1 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, देखो किस तरह करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड करो तो 2 है हमारे पास टी 75% अपॉन 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 4 अपॉन के, अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दो, के अपॉन ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं इसको डिवाइड करके। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो के से के कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 4 कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 3a नॉट बाई 4। क्लियर है, कितना बचेगा 3a नॉट बाई 4। ठीक है, इंटू यहाँ 1 है अपॉन यहाँ क्या बचेगा a नॉट बाई 2, a नॉट बाई 2। क्लियर है, तो ये 2 से यहाँ 2 रह जाएगा, a नॉट से a नॉट रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा 3/2, कितना बचेगा 3/2, और यहाँ क्या बचा हुआ टी 75% अपॉन 2, ये आएगा। अब बताओ टी 75% क्या बचेगा, 3/2 इंटू 2 यानी 3 मिनट। बोलो क्लियर हुआ है नहीं, इस तरह से क्या आ रहा है हमारा 3 मिनट आ रहा है आंसर। इस तरह से अपनी सेकंड मेथड इससे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा पड़ता है बट ये सिस्टमेटिक मेथड है जो बुक्स में दिया हुआ है, और जो पहले वाला मेथड था वो डायरेक्ट ट्रिक है। ठीक है, तो आंसर आपको यही आना है 3 मिनट। ऑब्जेक्टिव में तो कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो बहुत ही सिंपल है, इस तरह भी अपन कर सकते हैं। सपोज करो ये हमारे पास रिएक्शन है, 100 इनिशियल कंसंट्रेशन है ए की, प्रोडक्ट बन रहा है पी, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, इसको 90 होगी, 100 से 90 मतलब 10% कंप्लीट होगी, टाइम लगा टी। तो आपको बताना है जब ये 20 रह जाएगी, 100 से 20 यानी इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ए की 100 से घट के 20 रह जाएगी, तो 80% कंप्लीशन हो जाएगा ना भैया, 10%। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना, यानी T80 हमें निकालना, T80 हमें निकालना है। तो देखो 100 से 90 इंटरवल कितना है 10 का। ठीक है, तो टाइम T लगा, 90 से 80 फिर से टाइम T लगेगा, इंटरवल सेम है, देखो 80 से 70 फिर से टाइम T लगेगा, 10% कंप्लीट हो रही है, 10। ठीक है, 70 से 60 रह जाएगा, फिर से टाइम T लगेगा। क्लियर है नहीं, 60 से 50 रह जाएगा, फिर से टाइम T लगेगा, 10% कंप्लीट, 50 से 40 रह जाएगा, फिर से टाइम T लगेगा, 10% कंप्लीट, 40 से हर बार 10% कंप्लीट हो रही है। ठीक है, 40 से 30 बनेगा, फिर से टाइम T लगेगा 10% कंप्लीट, और 30 से 20 बनेगा तो फिर से टाइम T लगेगा 10% कंप्लीट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा 8T। कितने स्टेप्स हो गए इसके 8, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा 8T। तो मतलब इंटरवल अगर सेम है, इंटरवल तो टाइम उतना ही लगता है, इंटरवल अगर सेम है तो टाइम इतना ही लगता है। सपोज करो कहता है 100 से 50% 50 तक आने में 50% कंप्लीट हुई, टाइम 4 मिनट लग रहा है, कितना लग रहा है 4 मिनट, तो 75% होने में कितना लगेगा, तो 50 से यहाँ पर फिर 25% है, इसको कंप्लीट करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 25 रह जाएगा इसका, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी कंप्लीट हो जाएगी 75% कंप्लीट हो जाएगी, 50 और 25। तो इसमें अगर आधा होने में इस इंटरवल में 4 मिनट लग रहे हैं, तो इस इंटरवल का ये हाफ है, तो इसमें 2 मिनट लगेंगे, तो टोटल 6 मिनट लगे ना। बोलो, बट ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड है, सभी ऑर्डर्स के लिए वैलिड नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस तरह से नहीं होता, इस सेम इंटरवल में सेम टाइम नहीं लगता, अलग टाइम लगता है।
उसमें कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। अभी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको कंप्लीटली सिखा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके अब नहीं कर सकते, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके हाथ में है। चलो, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्वार्टर, हाफ लाइफ टाइम, फुल लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम की बात करें तो क्वार्टर लाइफ टाइम क्या होता है? क्वार्टर लाइफ टाइम की अगर अपन बात करें, ओके, तो क्वार्टर लाइफ टाइम क्या होता है कि रिएक्शन को 25% होने में कितना टाइम लगा? T25%, T25, तो T25% होने में कितना टाइम लगेगा वो अपन T25% लिख देंगे। और जो कंसंट्रेशन होगी A टी टाइम पर, इन T25% टाइम पर जो कंसंट्रेशन होगी A, ठीक है, वो कितनी होगी? इनिशियल की 3/4 होगी। 1/4 तो खत्म हो गया ना, तो कितना बचा? 3/4 बचा। कितना बचा? 3/4 बचा। तो हम इस इक्वेशन से A इक्वल टू A0 माइनस KT, यहाँ से हम लिख सकते हैं A हो गया 3A0/4 माइनस 3A0/4 इक्वल टू A0 माइनस K 25%, ओके। और T25% क्या आ जाएगा हमारे पास? हम निकाल सकते हैं T25% हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे भाई, इसको अपन लिख सकते हैं K T25%, इसको इधर और इसको इधर ले लो, A0 माइनस 3A0/4, ठीक है। तो ये क्या बचेगा? तो ये बचेगा A0/4, ठीक है, और ये बचेगा T25% के, ये बचेगा ना 4 के, A0/4 के, A0/4 के, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और अपन दे सकते हैं रिलेशन, बहुत बार आई, रिलेशन बिटवीन T25% एंड T50% फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक रिलेशन आता है किसका? T25% और T50% के बीच में। देखो ये T25% है, इसमें फिर से लिख देता हूँ T25% इक्वल टू A0/4K, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ T25% इक्वल टू A0/2 इंटू 2K। अब ये क्या है? A0/2K क्या होता है बोलो? A0/2K अभी पढ़ा है, ये T50% ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा T25% इक्वल टू T50%/2। अरे 25% होने में जो टाइम लगेगा रिएक्शन को, 50% में लगे टाइम का आधा ही तो होगा। हो गया क्लियर? तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सा भी रिलेशन आप नया रिलेशन बना सकते हो, T80%, T40%, इन दोनों के रिलेशन बना सकते हो, दोनों के अलग अलग इक्वेशन लेके इक्वेट कर दो। तो इस तरह से अपन इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पांचों टाइप के ग्राफ मैंने आपको बता दिए, किस किस तरीके के ग्राफ यहाँ पॉसिबल है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होती है वो आपको बता दिया। अब एग्जाम्पल्स और लेते हैं अपन, लास्ट क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ ही वीडियो लेक्चर अपन करेंगे फिनिश। तो देखो एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग लगा लो, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भाई तुम लोग सोच रहे होंगे कि सब ऐसी रिएक्शन जिनका रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो फिर किस पे कर रहा है? भाई हो भी तो रही है ना, किसी न किसी रेट से तो रिएक्शन हो रही है, तो वो रेट कहाँ से आ रहा है? वो किस चीज से निकल के आ रहा है? ठीक है, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करने से तो रेट चेंज हो नहीं रहा, तो ऐसी कौन सी चीज को चेंज करें कि रेट चेंज हो जाए? ठीक है, ये कौन सा फैक्टर है? तो कोई कंडीशन होती है पर, जैसे कोई कैटलिस्ट हो गया, सनलाइट हो गई, इस तरीके की चीजें होती है। फर्स्ट एग्जांपल, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करती है? फोटोन्स यानी सनलाइट पर डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में HCl फॉर्म करता है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन या कितनी भी हो, इससे रेट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये जीरो ऑर्डर। अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, हाइड्रोजन की पावर 0 और क्लोरीन की पावर 0, इनको अपन हटा देंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इन पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे कर रहा है? तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ, ये क्या है? सनलाइट है, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट।
और यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, क्योंकि देखो इंटेंसिटी की मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स विच कोलाइडेड पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने फोटोन्स आप डाल रहे हो वो ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो जितने फोटोन्स ज़्यादा उतने हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उतना ही रेट ज़्यादा है, ना कि कंसंट्रेशन से है। आप इसको बढ़ाओगे तो इनके मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है? तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी इसका एग्जाम्पल। सेकेंड रिएक्शन हो जाएंगी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन जो एंजाइम से होती है, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन ये हो जाएगी इसमें। थर्ड इसमें हो जाएगी ऐसी रिएक्शंस जिनमें गैसियस रिएक्टेंट होते हैं और सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं। गैसियस रिएक्टेंट एडजॉर्ब, एडजॉर्ब मतलब सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एडजॉर्ब बाय सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर, सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर, मतलब ऐसी रिएक्शन जो हाई प्रेशर पर होती हैं, सॉलिड सरफेस पर होती हैं, एडजॉर्ब होती हैं, गैसों के बीच में होने वाली रिएक्शन। जैसे हैबर प्रोसेस में आप पढ़ते हो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन एंड वी गेट 2 अमोनिया। ठीक है, इस रिएक्शन में Fe जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इसकी सरफेस पर ये हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जा करके एडजॉर्ब हो जाता है और हाई प्रेशर यहाँ पर अपन को रखना पड़ता है। हाई प्रेशर नहीं रखोगे रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। आप कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की चाहे 100 लो चाहे 1000 लो, इससे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पर और इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, ये भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी बताई थी मैंने, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी। ठीक है, और ऑर्डर क्या होगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से ये थे हमारे। और कोई अगर मान लो ऐसी रिएक्शन हो जिसमें कोई कंडीशन, कोई कैटलिस्ट लिखा हुआ हो, सनलाइट लिखी हुई हो, प्रेशर हाई हो, इस तरह की कोई कंडीशन वाली रिएक्शन है तो वो भी जीरो ऑर्डर में जाएगी, क्योंकि उस टाइप की रिएक्शंस का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? तो ये था हमारा आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर पूरा टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू।